प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है ना, ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। मिनिमम पेड अप कैपिटल जो रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है वो है 0, ठीक है। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, उसके आर्टिकल्स में क्या क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स। शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड है, ट्रांसफरेबल रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, प्रोहिबिटेड नहीं है। यहाँ पे 2 वर्ड का यूज़ करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंड सेकेंड वन इज प्रोहिबिशन। ओके, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र हो सकते हैं बट फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होगा, ठीक है, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होगा रिस्ट्रिक्शंस में। और प्रोहिबिशन में क्या होगा कि फ्रीली ट्रांसफरेबल भी नहीं है, बिल्कुल प्रोहिबिट कर देते हैं कि शेयर्स मार्केट में आने ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता, प्रोहिबिशन होता शेयर्स के ऊपर, तो शेयर्स मार्केट में उनके नहीं आ पाते, बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि प्राइवेट कंपनी जो है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकती है अपने शेयर्स। नाउ सेकेंड वन, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। यहाँ पर क्या बोला है कि ओपीसी के केस में, सिर्फ ओपीसी के केस में नहीं है ऐसा कि मेंबर्स 200 होने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, सिर्फ ओपीसी के, बाकी तो प्राइवेट कंपनी की जो मैक्सिमम मेंबर्स है 200 होने चाहिए। ओपीसी के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी का मतलब ये होता है कि अगर 1 पर्सन भी है तो भी वो कंपनी रन कर सकता है। अब क्या बता रहे थे प्रोविजो में, प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सन्स होल्ड 1 और मोर शेयर्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर एक या एक से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं जॉइंटली, दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर, उससे सिंगल मेंबर ही माना जाएगा। शेयर्स एक हो या उससे ज़्यादा, ठीक है, मेंबर एक हो या उससे ज़्यादा, डज नॉट मैटर, यहाँ पर उसे सिंगल मेंबर ही काउंट किया जाएगा। नाउ प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड पर्सन हु हैव बीन formerly in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to the members after the employment ceased shall not be included in the numbers of members। employment में अभी है या फिर उस कंपनी का एम्प्लॉयमेंट था या फिर अब उस कंटिन्यू कर रहा है, मेंबर तो है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तब भी उसे मेंबर्स की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि अगर मेंबर्स में कंपनी के एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो अगर इस कंपनी के जो लिमिट है 200 वाली मेंबर्स की जो लिमिट है उसमें काउंट नहीं किए जाएंगे, एम्प्लॉयज़ ऑफ दी कंपनी काउंट नहीं किए जाएंगे। नाउ थर्ड वन इज प्रोहिबिशन। इस भी प्रोहिबिशन है कि आप पब्लिक को नहीं बोल सकते अपनी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए, कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक को कि वो हमारी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बट प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। नाउ द फोरसाइट डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्पेसिफाइज द रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशन एंड प्रोहिबिशंस which must be expressly in the articles of association of a private limited company। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो AO है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें क्लियरली एक्सप्रेस होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए उसके रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस एंड प्रोहिबिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजो है, देखिए इसमें क्या बोला है, सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट। अगर कंपनी जो है बीइंग अ प्राइवेट कंपनी उसने अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर किया है उस तरीके, इन सच अ मैनर दैट दे नो लॉन्गर इंक्लूड द रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कंपनी ने रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस लिखे ही नहीं है आर्टिकल्स में, विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड, जो कि इंक्लूड करने चाहिए थे इन द आर्टिकल्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, जो कि अंडर दिस एक्ट इसमें प्रोवाइड कर रखे हैं उसे। बट कंपनी ने अगर उसे नहीं लिखा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है, और अगर उसके बाद कंपनी उसको ऑल्टर करती है अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को, तो उसी टाइम से उसे सीज कर दिया जाएगा टू बी अ प्राइवेट कंपनी। यानी कि अपन को इनकॉर्पोरेशन के टाइम से ही प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड करना पड़ेगा कि जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितने भी लिमिटेशंस हैं, ये सब हमें इंक्लूड करना पड़ेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के, प्राइवेट कंपनी के। और यहाँ पे क्या बताया कि प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना चाहिए एट द एंड ऑफ इट्स नेम बाय प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के एंड में कोई भी कंपनी है तो उसके एंड में PVT LTD आना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड आना चाहिए। नाउ एज पर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 अ प्राइवेट कंपनी में बी फॉर्म्ड, लॉफुल पर्पस के लिए होनी चाहिए कोई भी प्राइवेट कंपनी, बाय 2 और मोर पर्सन बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू अ मेमोरेंडम एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या है इसमें कि जितने भी पर्सन हैं उन्होंने मेमोरेंडम और सब कंप्लाई किए हैं, जो भी एक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब कंप्लाई किए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि कंपनी जो है लॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म हुई है और सही काम कर रही है, ठीक है। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1
फर्दर लेज डाउन दैट अ प्राइवेट कंपनी शैल हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर होने चाहिए कम से कम. द ओनली 2 मेंबर्स मे ऑल्सो बी दी 2 डायरेक्टर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी. जो 2 मेंबर हैं, जैसे सपोज करो मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, तो अगर वो 2 मेंबर ही डायरेक्टर हैं तो हो सकता है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के, लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और मलाबार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट, लिमिट ऑन मेंबर्स, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 मेंबर्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड कंपल्सरली रिस्ट्रिक्ट थ्रू इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं उसे फॉलो करना ही पड़ेगा. जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 200 ही होने चाहिए, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए. जॉइंट होल्डर्स को एज सिंगल मेंबर काउंट करेंगे एंड ऑल्सो नॉट काउंटिंग द प्रेजेंट ऑफ और फॉर्मल एम्प्लॉयज़. जो कंपनी के फॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं या थे उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा, मेंबर्स एज अ मेंबर काउंट नहीं किया जाएगा. अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं. हाउएवर विथ रेफरेंस टू द पास्ट एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एग्जेम्पशन बीइंग अवेलेबल टू द कंपनी, such employees must have been members while they were in employment of continue as members after ceasing to be in employment of the company. Therefore, it may be interpreted that the exemption cannot be claimed by first being enrolled as the member and then inducted as employee. It is very important. इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं. क्या बताया गया है इसमें बोला गया है कि अगर जो एम्प्लॉय है वो फर्स्ट एनरोल हुआ है एज अ मेंबर, पहले तो एनरोल हुआ था एज अ मेंबर, फिर वो कंपनी का एम्प्लॉय भी बन गया, देन इंडक्टेड एज एम्प्लॉय, तो क्या उसे इंक्लूड करेंगे 200 वाले लिमिट में? यस, इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एज अ मेंबर पहले वो बना था तो वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था. फिर भले ही वो एम्प्लॉय बन गया हो इस कंपनी का, बट फिर भी वो इस लिमिट में इंक्लूड रहेगा. क्लियर है? यानी कि अगर वो पहले मेंबर एज अ मेंबर ज्वाइन हुआ था कंपनी में और वो लिमिट में काउंट था, बट उसके बाद वो एम्प्लॉय बन गया उस कंपनी का, तो वो क्या काउंट होगा? येस, काउंट होगा. ओके. फर्दर, इफ़ अ डायरेक्टर इज ऑल्सो एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, ठीक है, अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय किया गया बाय द कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी, जैसे वर्क मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर या फिर एज अ कंपनी सेक्रेटरी, ही मे बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नॉटविथस्टैंडिंग हिज डायरेक्टरशिप, ही विल नॉट देन बी काउंटेड टूवर्ड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. सिंपल. इफ़ अ डायरेक्टर इज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, डायरेक्टर एम्प्लॉय किया गया है क्या वर्क के लिए? मैनेजर्स के लिए, वर्क मैनेज के लिए, या फिर सेल मैनेजर या फिर कंपनी सेक्रेटरी के लिए. एज अ कंपनी सेक्रेटरी बनाया गया है, मतलब एम्प्लॉय किया गया डायरेक्टर को, और उसे ट्रीट कर रहे कैसा? एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, बट वो डायरेक्टरशिप नहीं कर रहा, तो उसे काउंट नहीं करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में. ही विल नॉट बी काउंटेड एट टूवर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. नाउ कैन नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एक्सीड द लिमिट ऑफ 200? अच्छा, यहाँ पर तो शेयर होल्डर्स की बात कर रहे थे इस 200 वाली लिमिट में, ठीक है. क्या डिबेंचर होल्डर एक्सीड कर सकते हैं 200 लिमिट? क्योंकि यहाँ पर तो लिमिट किसके लिए दी हुई थी? शेयर होल्डर्स के लिए दी हुई थी 200 वाली लिमिट. देखते हैं. इट मे बी नोटेड दैट इट इज़ ओनली द नंबर ऑफ मेंबर्स दैट इज लिमिटेड टू 200. क्या बोला? कि सिर्फ नंबर ऑफ मेंबर्स दैट इज लिमिटेड टू 200 है. प्राइवेट कंपनी में रूट फॉर एंड इशू डिबेंचर्स टू एनी नंबर ऑफ पर्सन्स, द ओनली कंडीशन बीइंग दैट एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर डिबेंचर्स कैन नॉट बी मेड. मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ लिमिट शेयर होल्डर्स के लिए है, डिबेंचर होल्डर्स के लिए नहीं है. कंपनी कितने भी डिबेंचर्स इशू कर सकती है, कितने भी एनी नंबर ऑफ पर्सन, कितने भी नंबर ऑफ पर्सन को इशू कर सकती हैं. कंडीशन क्या दे दी? बी कि वो जो इन्विटेशन है पब्लिकली सब्सक्राइब नहीं होने चाहिए, ठीक है, पब्लिकली सब्सक्राइब नहीं होने चाहिए. नाउ मूव टू द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, लिमिटेड लायबिलिटी स्ट्रक्चर. द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर और शेयर होल्डर इज लिमिटेड. It means that if a company faces loss under any circumstances, then its shareholders are not liable to sell their own asset or for payment. Thus, the personal individual asset of the shareholders are not at risk. Limited liability होती है प्राइवेट कंपनी की, यानी कि जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. अगर कंपनी लॉसेस बियर करती है, डेट्स फुलफिल नहीं होते कंपनी के, तो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स लाइबल नहीं होते, उनको खुद की असेट्स बेचने की नीड नहीं होती है. ठीक है. एक्सेप्शन क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी का? सेक्शन 3A में दे रखा है, प्रोवाइड्स दैट. क्या बोला है यहाँ पे कि अगर नंबर ऑफ मेंबर्स जो है प्राइवेट कंपनी के रिड्यूस करते हैं बिलो 2, इज रिड्यूस बिलो 2, और जो बिजनेस कैरी किया गया है ऑन फॉर मोर देन 6 मंथ्स, कंपनी प्राइवेट कंपनी के मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 2. बट यहाँ पर अगर 2 मेंबर्स नहीं है और
6 महीने हो चुके हैं कंपनी को बिजनेस कैरी कर रही है, while the number of members is so reduced, every person who is a member of the company during this period and is cognizant of this fact, उसे पता है इस फैक्ट के बारे में कि मेरे मेंबर 2 होने चाहिए बट मेरे मिनिमम मेंबर नहीं है, मेरा ये जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, वो अवेयर है इस बात को लेके, shall be severally liable for the payment of the whole debts of the company। तो अगर कंपनी लॉसेज में है तो पूरे डेट्स उसे ही फुलफिल करने पड़ेंगे, वही लाइबल होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम एंड मे बी सेवरली सूड देयरफॉर, यानी कि उसको डेट्स तो फुलफिल करने ही है, उसके बाद वो उसे सू भी करा जा सकता है। ओके, नाउ मूव टू दी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, परपैचुअल सक्सेशन। परपैचुअल सक्सेशन के बारे में हमने पढ़ाई है। कंपनी कीप्स ऑन एग्जिस्टिंग इन द आइज ऑफ लॉ। डेथ इंसॉल्वेंसी के केस में कंपनी बंद नहीं की जा सकती। किसी भी मेंबर की अगर डेथ हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाता है कोई मेंबर, तो उस केस में कंपनी एग्जिस्ट ही करेगी, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स एंड इंडेक्स of the names entered in the respective registers of members and the index shall in respect of each folio certain sufficient indication to enable the entries relating to that folio in the registers to be readily found। क्या मतलब है इसका कि इंडेक्स ऑफ मेंबर्स जो है प्राइवेट कंपनी को सफिशिएंट अमाउंट में सफिशिएंट इंडिकेशन ही प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। और इसमें क्या बताया गया है कि द मेंटेनेंस ऑफ इंडेक्स ऑफ मेंबर इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है किस केस में, अगर जो नंबर ऑफ मेंबर्स है कंपनी के वो अगर 50 से कम है तब रजिस्टर्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है मेंबर्स का। ओके, विच इज़ अ प्रिविलेज टू अ प्राइवेट कंपनी वेयर इन नंबर ऑफ मेंबर्स इज लेस दैन 50। अगर 50 से कम है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करने की नीड नहीं है, अगर ज़्यादा है तो मिनिमम सफिशिएंट इंडिकेशन देना ज़रूरी होता है मेंबर्स का। ओके, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देख ही लिया था हमने, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। विद द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डायरेक्टर्स अ प्राइवेट कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड कैन स्टार्ट विद इट्स ऑपरेशन। मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। ओके, पेड अप कैपिटल, कोई पेड अप कैपिटल की लिमिट रिक्वायर्ड नहीं है। मिनिमम कैपिटल, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होता है, डिटेल स्टेटमेंट होती है कंपनी के अफेयर्स की, विच इज़ इशूड बाय अ कंपनी फॉर इट्स पब्लिक को दिखाने के लिए कि हमारी कंपनी किस वर्क में इंगेज्ड है, क्या काम करती है हमारी कंपनी। ओके, हाउएवर इन द केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो एक्ट है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब के लिए किसी भी पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती है। तो इसलिए क्या बोला है यहाँ पर, देयर इज़ नो सच नीड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ कंपनी पब्लिक इज़ नॉट इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी को ज़रूरत नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करने की, प्रोस्पेक्टस बनाने की। ओके, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पर क्या बताया है कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2019 के बाद, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है हैविंग अ शेयर कैपिटल कैन नॉट कमेंस एनी बिजनेस और एक्सरसाइज एनी बोरिंग पावर्स अनलेस, तब तक अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती जब तक उसके जो डायरेक्टर्स हैं विथ इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज ऑफ द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, विद दी रजिस्ट्रार। 180 दिन के अंदर 180 डेज के अंदर उसको फाइल करना है डिक्लेरेशन रजिस्ट्रार को कि जितने भी सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम है उन्होंने पे कर दिया है वैल्यू ऑफ द शेयर्स एग्रीड टू बी टेकन बाय हिम ऑन द डेट ऑफ मेकिंग सच डिक्लेरेशन। जिस दिन उन्होंने ये डिक्लेरेशन बनाया कि सपोज करो 100 का फेस वैल्यू था, हमने 95 रुपीज़ का बोला था अमाउंट पे करना है जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको, और ये 95 का जो सब्सक्रिप्शन बोला था हमने पे करने के लिए सब मेंबर्स ने कर दिया है, तो वो डिक्लेरेशन उन्हें डायरेक्टर्स को रजिस्ट्रार को विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज़ के अंदर, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वहाँ से 180 डेज़ काउंट होगा, उस 180 डेज़ के अंदर उसे डिक्लेरेशन देना है रजिस्ट्रार को, ठीक है। नाउ बी, द कंपनी हैज़ फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार टू वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बताना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक नेम के अंदर कि कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो अपना वर्ड यूज़ करे प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम, कंपनी के बाद उसको प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा कंपनी के नेम के बाद। नाउ प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस ऑफ द प्राइवेट कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 कॉन्फर्स सर्टेन प्रिविलेजेस ऑन प्राइवेट कंपनीज विच आर नॉट सब्सिडरीज ऑफ पब्लिक कंपनी। यहाँ पर ये लाइन क्यों बोली गई है विच आर नॉट सब्सिडरीज ऑफ पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी की अगर सपोज करो पब्लिक कंपनी है उसकी कोई प्राइवेट कंपनी है और वो क्या है सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो इस प्राइवेट कंपनी को भी इस पब्लिक कंपनी की तरह ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एज अ पब्लिक कंपनी ही उसे फाइल करने पड़ेंगे। मतलब यही हो गया कि सब्सिडरी ऑफ द पब्लिक कंपनी शेल बी डीम टू बी दी पब्लिक कंपनी।
भले ही वो प्राइवेट कंपनी हो, उसे मान लिया जाएगा कि वो पब्लिक कंपनी है और उसे सारे कंप्लाइंसेस फॉलो करने पड़ेंगे जो उससे पब्लिक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है कि सर्टेन प्रिविलेजेस ये प्राइवेट कंपनीज को विच आर नॉट सब्सिडरीज ऑफ पब्लिक कंपनी। फर्स्ट क्या प्रिविलेज दिया है, ईजी टू फॉर्म। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज रिलेटिवली ईजियर टू फॉर्म देन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। 2 पर्सन भी फॉर्म कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी एज अपोज टू रिक्वायरमेंट ऑफ 7 और मोर पर्सन ऑफ फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 पर्सन चाहिए होते हैं, बट प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 पर्सन भी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है इवन फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड के लिए भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की। ओके, सेकेंड में क्या बताया है, प्रोविजन फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंटेन प्रोविजंस ऑफ एंट्रेंचमेंट फॉर एंट्रेंचमेंट टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजंस मे बी ऑल्टर्ड only if conditions or procedures as that are more restrictive than those applicable in case of special resolution are met or complies with। यहाँ पर क्या बताया गया है कि एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन भी कंपनी इफेक्ट में लेके आ सकती है ऑल्टर करके, कुछ प्रोविजंस स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑल्टर करके और कुछ कंडीशन प्रोसीजर्स के थ्रू एज दैट आर मोर रिस्ट्रिक्टिव देन दोज एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन आर मेट और कंप्लाइज विथ। मतलब अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी को कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे लेके आने हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस लेके आने हैं कि जो कि कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, और वो रिस्ट्रिक्शंस हैं कंपनीज एक्ट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, बट कंपनी को वो लेके आने हैं अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तब क्या करेगी ना कंपनी, क्या करेगी, अपने मेंबर्स के साथ मिलकर रिजोल्यूशन पास करेगी। मेंबर्स के साथ मिलकर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके वो ऑल्टर कर सकती है अपने एओ को। ओके ओके, नाउ स्टार्टेड विद दिस पैराग्राफ। Entrenchment clause in article of a private company leads to give additional legal safeguard by placing the clause in a very strong position। प्राइवेट कंपनी को एंट्रेंचमेंट प्रोविजन के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं। मतलब पब्लिक कंपनी जो होती है ना, उसको ऑल्ट्रेशन करना होता है अगर आपने एओए के अंदर, तो उसको बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, बट प्राइवेट कंपनी को ये बेनिफिट दिया गया है कि वो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन के थ्रू, मतलब क्या है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन में बोला है कि अगर आप अपने मेंबर्स से 75% मेंबर्स अगर कंसेंट करते हैं कि एंट्रेंचमेंट प्रोविजन होना चाहिए, ठीक है, एंट्रेंचमेंट क्लॉज होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, और उसमें क्या होना चाहिए कि आप कंपनी जो प्रोविजंस नीडेड हैं एओए के अंदर वो डाल सकती हैं, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ 75%, यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू। यहाँ पर क्या बोला है, जैसे कोई प्रोविजंस जो हैं इजीली चेंज नहीं हो पाते हैं, या किसी भी प्रोविजन को आपको ऐड करना है कंपनी को, विच मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स, और अब उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ रहे हैं कंपनी को, ठीक है, जैसे कि वो और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कंपनी के लिए वो प्रोसीजर करना, चेक्स एंड सेफगार्ड्स, तो उसके लिए कंपनी ने क्या बोला ना, कंपनी को ये प्रिविलेज दिया गया है कि बाय द वे ऑफ एंट्रेंचमेंट क्लॉज, ठीक है, वो ईजीली ऑल्टर कर सकती है किसी भी प्रोविजन को और कोई सा भी प्रोविजन ऐड कर सकती है विदाउट यूजिंग डिफिकल्ट प्रोसीजर्स। ओके, now move to the lesser compliance for issue of shares। A private company while issuing further capital is not required to make a prospectus or submit a statement in lieu of this prospectus to the registrar of companies। अगर फर्दर कैपिटल इशू करनी है ना कंपनी को, तो अपन ने देखा था कि प्रोस्पेक्टस तो कंपनी को वैसे ही इशू नहीं करना पड़ता प्राइवेट कंपनी को, अगर फर्दर कैपिटल इशू करनी है तब भी रजिस्ट्रार को प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रार को। अ प्रोस्पेक्टस एंड रजिस्ट्रार्स परमिशन इज रिक्वाइज्ड फॉर अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, यहाँ पर किसको रिक्वेस्ट है, पब्लिक कंपनी को, विच कैन मेक पब्लिक ऑफर टू लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। सिर्फ पब्लिक कंपनी को रिक्वायर है प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए अगर उसको फर्दर कैपिटल की नीड है तो। सिंस अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ पब्लिक ऑफर, वो तो पब्लिक ऑफर कर ही नहीं सकती प्राइवेट कंपनी, इसलिए उसको एग्जाम्पशन मिला हुआ है कि उसको ज़रूरत नहीं प्रोस्पेक्टस इशू करने की, यानी कि लेसर कंप्लाइंसेस है उसके। नाउ रूल 9A में क्या दिया हुआ है, कंपनीज़ के prospectus and allotment of securities rule 2014 pertaining to dematerialization of shares requires every unlisted public company to issue the securities only in dematerialized form and to facilitate dematerialization of all its existing securities। However, such compliance is not required for private company। रूल में बोला है कि यहाँ पर वैसे तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए बोला गया है कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अगर इशू करने हैं ना सिक्योरिटीज़, तो वो सिर्फ डीमटेरियलाइज फॉर्म में इशू कर सकती है, बट यहाँ पर ऐसा सच कंप्लाइंस करने की ज़रूरत नहीं है प्राइवेट कंपनी को, ठीक है।
डीमैटेरियलाइजेशन फॉर्म में भी कर सकती है प्राइवेट कंपनी और नॉर्मल फॉर्म में भी कर सकती है, इशू सिक्योरिटीज़। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। बहुत ही ईजी प्रोविजन है। देखो इसमें क्या बताया गया है कि सेक्शन 91 रीड विथ रूल 10 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014। क्या बोला है? प्रोवाइड्स दैट अ कंपनी, ध्यान से समझना ये चीज़, कंपनी मतलब चाहे लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, प्राइवेट कंपनी है, कोई भी कंपनी है, ओके, क्लोजिंग विथ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, अगर ने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्लोज करना चाहती है या फिर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स को क्लोज करना चाहती है, तो उससे क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट 7 डेज प्रीवियस नोटिस देना पड़ेगा इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर तो से बात कर रहे थे लिस्टेड है या फिर अनलिस्टेड है, उसको करना ही है, लेकिन आगे क्या बात कर रहे हैं कि इफ़ सच कंपनी इज़ अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के लिए बोल रहे हैं कि अगर लिस्टेड कंपनी को अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्लोज करना है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स को क्लोज करना है या फिर किसी भी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स के रजिस्टर्स को क्लोज करना है, तो कब क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटीज़ जिसकी लिस्ट है या फिर लिस्ट होने वाली है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा एटलीस्ट वंस इन टू न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर में। पहला कौन सा होना चाहिए? वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर, मतलब कोई भी ऐसा लोकल न्यूज़पेपर जो कि उनकी लोकेलिटी में चलता हो, इन द प्रिंसिपल वर्नाक्युलर लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और एक इंग्लिश लैंग्वेज में, इन एन इंग्लिश न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन दैट डिस्ट्रिक्ट एंड हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। कहाँ पर करना है ये सर्कुलेशन? कहाँ पर, कौन से न्यूज़पेपर में? पहला कौन सा न्यूज़पेपर बोला यहाँ पे? वर्नाक्युलर, यानी कि जो लोकेलिटी में आप जिस लोकेलिटी जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उस लैंग्वेज में उसे इशू करना पड़ेगा। और सेकंड क्या बोला ना? इंग्लिश लैंग्वेज में, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में सर्कुलेट करना पड़ेगा। अब वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी बोल रहे हैं? जहाँ पे उनका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, ओके। और क्या बोला है? पब्लिश भी करना पड़ेगा नोटिस को उनकी वेबसाइट पर, एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑन द वेबसाइट इफ एनी ऑफ द कंपनी के वेबसाइट पर भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नोटिफाइड करी है वेबसाइट, उस वेबसाइट पे भी उसे नोटिस इशू करना पड़ेगा। ये सारे कंप्लाइंसेस कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड है, उसके लिए था यहाँ से, ठीक है। और अनलिस्टेड के लिए सिर्फ इतना करना है कि इसको 7 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा सेबी को, दैट्स इट। अनलिस्टेड के लिए, लिस्टेड के लिए ये तो है ही कि 7 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा सेबी को, और साथ ही साथ 2 वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, 1 वर्नाक्युलर एंड सेकेंड इज इंग्लिश न्यूज़पेपर, ओके। ये सारे कंप्लाइंसेस एक पब्लिक कंपनी के लिए है। प्राइवेट कंपनी के लिए क्या बोला है? रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल, ओके। लेसर कंप्लाइंसेस रिलेटेड टू डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के लिए डायरेक्टर्स के लिए क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं? 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, एज अपोज टू द रिक्वायरमेंट ऑफ 3 डायरेक्टर्स फॉर अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए क्या है? 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के लिए 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। फर्दर क्या बोला है? एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी, हर एनुअल जनरल मीटिंग में पब्लिक कंपनी के 1/3 ऑफ द सच डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, हाउएवर डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। ये अभी हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रिटायर बाय रोटेशन क्या होता है। पब्लिक कंपनी में क्या होता है ना कि 1/3 जो होते हैं ना, हर एजीएम में डायरेक्टर्स को चेंज किया जाता है थ्रू रिटायर बाय रोटेशन। अभी के लिए इतना समझ लो, रिटायर बाय रोटेशन का मतलब क्या होता है ना, जैसे फर्स्ट डायरेक्टर आया, फिर उसके बाद सेकंड डायरेक्टर अपॉइंट किया, देन थर्ड डायरेक्टर अपॉइंट किया। अब मुझे अगर 4th डायरेक्टर अपॉइंट करना है पब्लिक कंपनी में, और मैं चाहती हूँ मेरे डायरेक्टर जो है मिनिमम 3 डायरेक्टर है, पब्लिक कंपनी के लिए बात कर रही हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगी ना, जो फर्स्ट डायरेक्टर पहला आया था ना, मैं उसे रिमूव करूँगी, क्योंकि इसका टाइम काफ़ी हो चुका है, काफ़ी टाइम से हमारी कंपनी में रन साथ में है, इसीलिए सबसे पहले इसे ही रिमूव करेंगे, तब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये 3 हमारे कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे। ये होता है रिटायर बाय रोटेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर के लिए क्या बोला है? सेकेंड प्रोविजो ऑफ टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट जितनी भी लिस्टेड कंपनी है और अदर पब्लिक कंपनीज़ के लिए क्या बोला है? अगर उनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 CR है या उससे ज़्यादा का है, या फिर उनका टर्नओवर 300 CR या उससे ज़्यादा का है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करें, ओके। बट प्राइवेट कंपनीज़ के लिए एग्जेम्प्टेड है। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यहाँ पे सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 में क्या बोला है? प्रोवाइडेड दैट एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहाँ पे हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए बोला है कि जितने भी उसके डायरेक्टर हैं उसके 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि पब्लिक कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR है या उससे ज़्यादा है और टर्नओवर 100 CR या फिर उससे ज़्यादा है, इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर एंड डिपॉजिट्स ये सब मिलाकर, ओके, एक्सीडिंग 50 CR है, तो कम से कम 2 डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। देखो वापस एक बार क्लियर करते हैं।
क्या बोला है यहाँ पे देखो, पेड अप शेयर कैपिटल। अगर पेड अप शेयर कैपिटल कितना बोला है, 10 CR है। अगर ये है तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल के साथ साथ पेड अप शेयर कैपिटल भले ही 5 CR है, पर अगर आपका टर्नओवर जो है, आपका टर्नओवर जो है वो 100 CR तक हो चुका है, तब भी आपको 2 अपॉइंट करने पड़ेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मान लो ये भी लिमिट आपकी पूरी नहीं हुई, टर्नओवर वाली लिमिट भी पूरी नहीं हुई, लेकिन आपका जो एग्रीगेट है, किसका एग्रीगेट, आउटस्टैंडिंग लोन्स वाला एग्रीगेट, आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर और डिपॉजिट्स मिला के अगर 50 CR से ज़्यादा है तो भी आपको दो डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो है एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम अपॉइंटिंग सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। नाउ मूव टू द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी मे बाय इट्स AOA प्रोवाइड फॉर एंड any disqualification for appointment as a director in addition to those specified in subsection 1 and 2 of section 164। यहाँ पर क्या बोला है ना कि प्राइवेट कंपनी अपने AOA के अंदर कोई सा भी डिस्क्वालिफिकेशन डाल सकती है अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट करने के लिए एज अ डायरेक्टर। किसी को भी अपॉइंट करना एज अ डायरेक्टर तो वो अपने हिसाब से अपने AOA के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन डाल सकती है। ओके, यहाँ पर वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर के लिए क्या बोला है, प्राइवेट कंपनीज जो हैं अपने AOA में कोई सा भी स्पेशल ग्राउंड डाल सकती हैं फॉर द वेकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर। नाउ KMP के लिए क्या बोला है कि KMP कौन होते हैं, ये CEO, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, CFO एज पर सेक्शन 203 इज़ नॉट एप्लीकेबल। प्राइवेट कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होता। अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 10 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा का है, उसे अपॉइंट करना पड़ेगा होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, जो कि KMP की डेफिनेशन में काउंट होता है। वैसे तो है नहीं प्राइवेट कंपनीज़ के लिए, बट अगर प्राइवेट कंपनीज़ का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का है तो उसे होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। नाउ ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए क्या बोला है, द टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पेबल बाय पब्लिक कंपनी टू इट्स डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी के लिए बोला है कितना पे करना पड़ेगा रेम्यूनरेशन डायरेक्टर को, 11%। किसका 11%, नेट प्रॉफिट्स का 11%। यानी कि डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन ऑलरेडी फिक्स्ड है, पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर्स को 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स देना पड़ेगा एज अ रेम्यूनरेशन। हाउएवर such restriction is not applicable on private company and is allowed to pay the justifiable managerial resolution as per the AOA articles of association and authorized resolutions। प्राइवेट कंपनी रिजोल्यूशंस के थ्रू या फिर अपने AOA में स्पेसिफाई कर सकती है कि कितना अमाउंट डायरेक्टर को एज अ रेम्यूनरेशन पे करेंगी। रिपोर्ट ऑन AGM, वैसे तो क्या होता है ना, पब्लिक कंपनीज को फाइल करना पड़ता है AGM ROC के पास E-फॉर्म MGT 15, बट प्राइवेट कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब आगे के पॉइंट्स अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।